नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 और स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट का एक रिवीजन करेंगे फटाफट। तो देखो भैया, इन 1899 में लॉर्ड कर्जन बनते हैं वायसराय इंडिया के। टिल कब तक बने रहते हैं? 1905 तक, 1905 तक। दिस वॉज, ये वो टाइम था जब राइज ऑफ नेशनलिज्म की जो भावना थी वो बढ़ती जा रही थी बंगाल में, देश में भी कह सकते हो, और बंगाल में ज्यादा। और बंगाल क्या था? सेंटर था। और लॉर्ड कर्जन को इस बात का पता था जब ये वायसराय बने, तो ये इस चीज का अनुभव कर रहे थे कि किस तरह से जो नेशनलिज्म की भावना है बंगाल में और पूरे देश में बढ़ती जा रही है, और इसको स्टॉप करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नीड टू स्टॉप दिस नेशनलिज्म बाय एनी सिचुएशन, हमें इसको स्टॉप करना पड़ेगा। ही गॉट एन आइडिया, और ये कहते हैं मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया क्या है? इस नेशनलिज्म की भावना को तोड़ने के लिए, कि लोगों का इस चीज से ध्यान हटाने के लिए हम कोई ऐसा बड़ा मुद्दा लेके आते हैं, बड़ा कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि लोगों का जो ये नेशनलिज्म वाली भावना है ना, ये खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे ये वो कार्ड खेलते हैं हिंदू मुस्लिम वाला। ये क्या करते हैं? बंगाल को डिवाइड कर देते हैं। बंगाल को क्यों डिवाइड करते हैं इसका मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बंगाल में उस टाइम पे, कब? इस टाइम पे 1905 से पहले हिंदू मेजोरिटी था बंगाल। लेकिन जो माइनॉरिटी में लोग थे ना, वो चाहते थे कि भैया ठीक है, अगर बंगाल का पार्टीशन हो रहा है, बढ़िया, हमारा एक अपना स्टेट होगा, हमारा अपना एक प्रोविंस होगा, हम मेजोरिटी में होंगे उस एरिया में, तो हमारा लीडर भी चुन के जाएगा। ये सारी स्टोरी आगे देखते जाओ, आपको मैं बताता हूँ। इन 1903 में लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं एक प्रपोजल फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के पार्टीशन के लिए ये एक प्रपोजल लेके आते हैं। और इस टाइम पे बंगाल मेड विद बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ क्या है उस टाइम पे, मतलब कब? 1905 से पहले जब पार्टीशन नहीं हुआ था, उस टाइम पे बंगाल कितना बड़ा था? बंगाल आज के टाइम में जो है वो बांग्लादेश वाला एरिया, बिहार, उड़ीसा, असम और कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ के, ये सारा एरिया मिला के पूरा बंगाल था उस टाइम पे। ब्रिटिश गवर्नमेंट सेड अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल, और ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि भैया हमें बंगाल का पार्टीशन करना पड़ेगा। बंगाल पॉपुलेशन अबाउट 48 मिलियन, मतलब 7.5 करोड़ बंगाल की टोटल पॉपुलेशन थी उस टाइम पे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कहती है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को हम एक ही प्रोविंस में कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ये रीजन देते हैं, और हमें इसका पार्टीशन करना पड़ेगा दो स्टेट में। जो ये बंगाल में जितनी पॉपुलेशन थी ना 7.5 करोड़, ये क्या थी? 1/4 थी टोटल पॉपुलेशन थी इंडिया में उसकी, समझ रहे हो? तो एक जो हिस्सा है ना पॉपुलेशन का, वो पूरा ये वाला एरिया जो बंगाल उस टाइम पे 1905 डिवाइड होने से पहले जो बंगाल था, उसमें रह रही थी पॉपुलेशन इंडिया की। और लॉर्ड कर्जन सेड इन हिज प्रपोजल दैट दिस ह्यूज पॉपुलेशन कांट बी मैनेज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि ये इतनी सारी पॉपुलेशन भैया हमें एक प्रोविंस में इसको मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट फेसिंग प्रॉब्लम टू मैनेज। ठीक है जी, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट एंड नीड, और ये कहते हैं दैट्स व्हाई हमें नीड है और जरूरी है कि बंगाल का पार्टीशन हो, ये नेसेसरी है। और यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ये रीजन देते हैं, पॉपुलेशन का ये रीजन देते हैं कि भैया इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को हम मैनेज नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें बंगाल का पार्टीशन करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी साइड भी है इसकी। दूसरी साइड क्या है? वही नेशनलिज्म वाली जो भावना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिलके क्या है, अपनी आवाज उठा रहे थे। नेशनलिज्म की जो भावना वो बढ़ रही थी देश में, उस चीज को ये यहाँ पे नहीं लेके आते, ये नहीं बताते, लेकिन ये उस चीज को नोटिस कर रहे थे। अब बंगाल पार्टीशन लाइक वेस्टर्न बंगाल और ईस्टर्न बंगाल, उस टाइम पे जो पार्टीशन होगा, वेस्टर्न बंगाल की कैपिटल क्या है? कलकत्ता, ये हिंदू मेजोरिटी एरिया। और जो ईस्टर्न बंगाल है, इसकी कैपिटल क्या है? ढाका। आज के टाइम में ढाका बांग्लादेश में, लेकिन उस टाइम पे इंडिया का ही पार्ट था बांग्लादेश। अब ये क्या है? मुस्लिम मेजोरिटी एरिया हो गया। दिस कैन कॉल्ड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, इसी को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहते हैं। जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली जो पॉलिसी होती थी, डिवाइड कर दो इनको और रूल करो। अब डिवाइड करने के बाद क्या है? ये खुद ही लड़ते रहेंगे अपने धर्म को, अपनी बातों को लेके। और ये क्या है? ये जो नेशनलिज्म वाली भावना है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ये बढ़ेगी नहीं। दिसंबर 1903 में क्या होता है? नेशनलिस्ट लीडर नोन अबाउट दिस, और 1903 में पार्टीशन होता है 1905 में। लेकिन जो नेशनलिस्ट लीडर हैं, जो आवाज अपनी उठा रहे थे, जो काम कर रहे थे बंगाल में, उनको इस बात का पता चलता है। उनको पता था कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट थिंकिंग अबाउट बंगाल पार्टीशन, उनको पता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बंगाल के पार्टीशन की सोच रही है। बाय दिस प्रोटेस्ट स्टार्ट इन बंगाल, और इसी के साथ में जो ये नेशनलिस्ट लीडर हैं, ये क्या है? प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं बंगाल में। और जो मेन चेहरे थे इन लीडरशिप में, इन नेशनलिस्ट की लीडरशिप में, वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्णा कुमार मित्रा।
ये थे बिग बंगाली लीडर्स थे ये। इन्होंने लॉन्च किया पावरफुल प्रेस कैंपेन। इन्होंने एक अभियान शुरू किया थ्रू देयर न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर के द्वारा इन्होंने एक अभियान शुरू किया। और न्यूज़पेपर कौन से थे? बंगाली और हिताबदी, ये दो न्यूज़पेपर थे। इनके थ्रू इन्होंने एक कैंपेन शुरू किया इस चीज को रोकने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या था? वो स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट रिजल्ट ऑफ पार्टीशन। जो ये पार्टीशन होगा ना, इसके रिजल्ट क्या होंगे, इसकी अवेयरनेस लोगों में बताने के लिए कि इसके ये रिजल्ट होंगे, इसलिए आप जागरूक हो जाओ। थाउजेंड ऑफ पीपल साइन ऑन पिटीशन एंड सेंड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जो पिटीशन जाहिर की गई उस पर थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने क्या है साइन करके और वो पिटीशन सबमिट करी, सेंड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेज दी। इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर बाय देयर मॉडर्न टेक्निक्स लाइक पिटीशन, स्पीच, पब्लिक मीटिंग, प्रेस कैंपेन। जो इंडियन आईएनसी के जो लीडर थे ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे, वो भी अपनी मॉडर्न जो टेक्निक्स थी उनके द्वारा वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी इसके खिलाफ थे। वो पिटीशन जाहिर कर रहे थे, स्पीच कर रहे थे, पब्लिक मीटिंग कर रहे थे, प्रेस कैंपेन कर रहे थे। एंड मेक रेडी पीपल अगेंस्ट द पार्टीशन, की ताकि लोगों को अगेंस्ट किया जाए इस पार्टीशन की। जमींदार आल्सो गेव सपोर्ट टू दीज लीडर्स अगेंस्ट पार्टीशन। जो बड़े जमींदार थे ना, उन्होंने भी सपोर्ट किया जो लीडर्स थे उनको इस पार्टीशन के अगेंस्ट में। बाय दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट डिडंट केयर अबाउट दिस गोइंग। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, ये जो भी नेशनलिस्ट लीडर थे या आईएनसी जो भी अपना काम कर रही थी इस चीज को रोकने के लिए, उनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर आता है टाइम जुलाई 1905 का। डेट ऑफ बंगाल पार्टीशन वाज अनाउंस। बंगाल के पार्टीशन के लिए जो डेट थी वो अनाउंस कर दी गई थी। बाय दिस पीपल लॉस्ट द फेथ इन वे ऑफ कांग्रेस। और जो लोग थे ना, वो जो ये कांग्रेस का जो वे था ना, इस प्रोटेस्ट को, इस बंगाल पार्टीशंस का विरोध करने के लिए जो जिस तरह से वो काम कर रही थी, उसके लिए लोगों का क्या है विश्वास खो गया था कि भैया देख लो कांग्रेस की पॉलिसीज की वजह से भी ये नहीं रुक पा रहा है, तो मतलब क्या कांग्रेस सही से काम ही नहीं कर रही है। और लोगों का विश्वास क्या कांग्रेस पर से उठ चुका था, क्योंकि बंगाल के पार्टीशन की डेट अनाउंस कर दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब बाल गंगाधर तिलक क्या है लीड इन बॉम्बे अगेंस्ट पार्टीशन। बाल गंगाधर तिलक क्या है लीड कर रहे थे बॉम्बे में अगेंस्ट पार्टीशन के खिलाफ होने में। और लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह ये पंजाब में पार्टीशन के खिलाफ अपना मोर्चा खोले हुए थे भाई, वो भी अगेंस्ट थे पार्टीशन के खिलाफ। और बंगाल में जो मोर्चा कौन संभाल रहे थे? बाल गंगाधर तिलक। पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। चिदम्बरम पिल्लई ये कहां पे अपना मोर्चा संभाल रहे थे? मद्रास में, कि बंगाल का पार्टीशन ना हो, लोगों को जागरूक किया जाए। प्रोटेस्ट कर रहे थे लोगों के साथ में, वो पंजाब में, ये बाल गंगाधर तिलक पुणे में, बॉम्बे में, ठीक है। और जो चिदम्बरम पिल्लई हैं ये कहां पे? मद्रास में। ये अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे कि बंगाल का पार्टीशन ना हो, आवाज उठा रहे थे। और प्रोटेस्ट मीटिंग इन बंगाल, प्रोटेस्ट के लिए मीटिंग होती है बंगाल में। इन द प्रोटेस्ट मीटिंग इट वाज डिसाइड, और इस प्रोटेस्ट मीटिंग में ये डिसाइड किया गया टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया जाए। विद दैट नेसेसरी दीज प्रोडक्ट मेड एनी इंडियन कंपनी। और ये जरूरी है कि भैया ये जो प्रोडक्ट है ना, ये किसी इंडियन कंपनी के द्वारा बनाए जाए। एंड दैट टाइम इंडियन कंपनी फ्यू। और उस टाइम पे क्या है, बहुत ज्यादा कंपनी नहीं थी, इंडियन कंपनी इतनी ज्यादा नहीं थी, बहुत कम थी। और उस टाइम पे जो रिच नेशनलिस्ट पीपल थे ना, वो स्टैब्लिश करते हैं, सेटअप लॉट्स ऑफ फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, ताकि जो ये फॉरेन गुड्स जो आ रहे हैं इनके कम्पीट में अपने प्रोडक्ट्स निकाले जाएं, इनका बॉयकॉट किया जाए। स्कूल एंड कॉलेज स्टार्ट किए गए। एंड दिस मूवमेंट स्टार्ट अगेंस्ट बंगाल पार्टीशन। और ये सारी मूवमेंट क्या है, स्टार्ट हो रखी थी बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट में। एंड दिस मूवमेंट कॉल्ड स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। और इसी मूवमेंट को जो ये नेशनलिस्ट पीपल थे, जो रिच थे, वो क्या है भाई फैक्ट्री सेटअप करते हैं, स्कूल बनाए जाते हैं, कॉलेज बनाए जाते हैं, बॉयकॉट किया जाता है फॉरेन गुड्स का। तो इसी मूवमेंट को क्या बोला गया? स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, होप आपको ये जो कहानी स्टोरी समझ में आ गई होगी। और जो ये मैसेज था ना, ये पास किया गया किसके द्वारा? जो बड़े फेस्टिवल थे उनके थ्रू। बॉयकॉट फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जाए। बॉयकॉट साल्ट लिवरपूल ब्रिटेन से जो आ रहा था। बॉयकॉट क्लोथ्स को बॉयकॉट किया जाए, जो बाहर से कपड़े आ रहे थे, मैनचेस्टर से जो कपड़े आ रहे थे उनको बॉयकॉट किया जाए। सिंपल सी बात है, जो फॉरेन गुड्स थे उनका बॉयकॉट किया जाए। बाल गंगाधर तिलक इन महाराष्ट्र में जो पुणे में काम कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक ये स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल जय शिवाजी। और इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने इस टाइम पे महाराष्ट्र में क्या स्टार्ट किया? गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए बंगाल पार्टीशन के लिए,
ताकि लोगों को अवेयर किया जाए, बताया जाए कि क्या रिजल्ट होंगे बंगाल पार्टीशन होने के बाद। और दूसरा क्या, जो ये फॉरेन गुड्स जो स्वदेशी मूवमेंट चल गई थी ना, ये बॉयकॉट मूवमेंट, इसको भी प्रमोट किया जाए, इसके बारे में लोगों को बताया जाए। और दूसरा क्या था, जय शिवाजी फेस्टिवल, दैट मैक्सिमम टू मैक्सिमम कनेक्ट विद स्वदेशी मूवमेंट। अब फेस्टिवल क्या है, उसमें तो लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, वो लोग आएंगे, बहुत सारी पब्लिक मिलेगी, तो वहां पे क्या ये अपनी बात को रख सकेंगे, आराम से लोगों तक पहुंचा सकेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कनेक्ट होगा लोगों के साथ में, और स्वदेशी मूवमेंट को ज्यादा अच्छे से प्रमोट कर सकेंगे, आगे बढ़ा सकेंगे। टिल नाउ ब्रिटिशर्स डिडंट केयर अबाउट दिस, और अभी तक ये सारे काम होने तक भी ब्रिटिशर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि भैया तुम कुछ भी करे जाओ, हम तो करेंगे पार्टीशन। और फाइनली बंगाल वाज पार्टीशन, और बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। ये सारी मूवमेंट के चलते चलते हुए भी पार्टीशन होने के बाद लोग प्रोटेस्ट करते हैं रोड्स के ऊपर, और स्लोगन क्या था, वंदे मातरम। और इस टाइम पे वंदे मातरम बिकम द थीम सॉन्ग ऑफ द मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट चल रही थी ना, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, इस मूवमेंट का क्या है, वंदे मातरम क्या बनता है, थीम सॉन्ग बनता है। फॉरेन गुड्स वर बर्न्ट ऑल ओवर इंडिया, और जो फॉरेन गुड्स थे ना उनको जलाया गया पूरे इंडिया में जगह जगह पे। बंगाल पार्टीशन रिलेटेड इन INC मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट वर सेपरेट फॉर स्ट्रेटेजी ऑफ INC। और बंगाल पार्टीशन भी एक रीजन था जिसकी वजह से INC में जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे ना, ये अलग हो चुके थे, वर सेपरेट फॉर स्ट्रेटेजी ऑफ। और किस लिए सेपरेट हुए थे, जो स्ट्रेटेजी अपनाई INC ने उसकी वजह से। एंड कांग्रेस स्प्लिट कर जाती है 1907 में, दो ग्रुप बन जाते हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट। रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, और रीजन क्या था, जो ये मूवमेंट चली ना स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, इसमें INC ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कुछ अच्छे स्टेप नहीं लिए, जिसकी वजह से जो मॉडरेट्स थे वो अलग हो गए और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो अलग हो गए। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो खुश नहीं थे मॉडरेट्स की इन पॉलिसीज की वजह से, इसलिए INC क्या दो टुकड़ों में बट जाती है, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट बैन पब्लिक मीटिंग, और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, जब ये सारे हुड़दम हो रहे थे, उन फॉरेन गुड्स जलाए जा रहे थे और मूवमेंट चल रही थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, ये पार्टीशन की बात है, बैन कर देती, पब्लिक मीटिंग बैन कर देती और न्यूज़पेपर। और जो भी और बड़े जो लीडर थे ना, बिग लीडर, उनको क्या अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में भेज दिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक कहाँ पे उनको भेजा जाता है, इन मैंडले जेल बर्मा में उनको भेज दिया जाता है जेल में, किसको, बाल गंगाधर तिलक को। अजीत सिंह को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, चिदम्बरम पिल्लई को जो मद्रास में प्रोटेस्ट चला रहे थे उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है, अरबिंदो घोष, इनको जेल में नहीं बंद किया जाता, बट कॉन्स्पिरेसी केस चला दिया जाता है इनके ऊपर, और इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है ड्यूरिंग ट्रायल के टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है अरबिंदो घोष को। दे रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स आफ्टर द केस सोल्व, और ये क्या है, रिटायर कर जाते हैं जब ये केस सोल्व होता है, तो उसके बाद ये पॉलिटिक्स से, ये अपने जो काम कर रहे थे उनसे क्या रिटायरमेंट ले लेते हैं कि भैया अब मैं ये काम करने वाला नहीं हूँ। लाला लाजपत राय का क्या होता है, वेंट टू ब्रिटेन, ये ब्रिटेन चले जाते हैं आफ्टर द स्प्लिट ऑफ INC के स्प्लिट होने के बाद, इसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट अलग अलग हो जाते हैं ना, तो इनके स्प्लिट होने के बाद, INC के स्प्लिट होने के बाद लाला लाजपत राय ब्रिटेन चले जाते हैं, और उसके बाद ब्रिटेन के बाद वो कहाँ जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं। और दूसरी साइड मुस्लिम क्या है, खुश नहीं थे, हैप्पी विद दिस मूवमेंट, क्योंकि उनका मानना था, वो शक कर रहे थे कि भैया ये जो मूवमेंट चल रही है ना, वो इसलिए शक की नजर से देख रहे थे कि भैया इस मूवमेंट में मेलों को और फेस्टिवल्स को ना एक प्रचार का जरिया बनाया जा रहा था, इसलिए मुस्लिम लोग क्या है, इस स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को शक की नजर से देख रहे थे। और ये रीजन थे जिसकी वजह से ये मूवमेंट क्या है 1908 तक खत्म हो गया था, धीरे धीरे करके ये मूवमेंट खत्म हो गया था। और ये सारे रीजन थे जिसमें आपने देखा कि भैया जो मेन लीडर थे उनको जेल में डाल दिया गया, किसी ने रिटायर ले लिया, मुस्लिम्स क्या थे वो खुश नहीं थे इस मूवमेंट को लेके। ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से ये मूवमेंट धीरे धीरे क्या है भैया डिक्लाइन होते होते बिल्कुल खत्म हो गया टिल 1908 तक। अब जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ ना, इसके ऊपर मैंने थोड़े से नोट्स और प्रिपेयर किए कि भाई क्वेश्चन के हिसाब से अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से थोड़ा सा इस पूरे जो हमने पार्टीशन की स्टोरी देखी इसको एक अंडरस्टैंड करते हैं। देखो रिसेंटली अगस्त 2022 में क्या होता है, द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू इरेक्ट ए स्टेच्यू ऑफ ब्रह्मंस महाराज विजय चंद मेहताब एंड हिज वाइफ राधा रानी इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड कर्जन गेट। अब भैया जो ये महाराज थे ना, ये जो बीजा चंद मेहताब जो थे और इनकी जो वाइफ थी, इनकी क्या स्टैचू बनाई जा रही थी, कहाँ पे, जो लॉर्ड कर्जन का गेट है वहां पे।
उनके उसके जस्ट सामने। अब मेहताब कौन थे? मेहताब साहब थे had built the gate in 1903 when कर्जन visited the town। जब लॉर्ड कर्जन बंगाल आते हैं तब इनके लिए टाउन विजिट करते हैं, तब यहाँ पे ये गेट बनवाया जाता है। कब? 1903 में। महाराजा धीराजा विजय चंद, ये राजा थे बंगाल के उस टाइम पे, महाराजा धीराजा विजय चंद मेहताब, ये 1881 से 1941 तक वॉज द रूलर ऑफ बुर्दवान स्टेट बंगाल इन ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम 1887 टिल हिज डेथ इन 1941। अब ये क्या थे? महाराजा थे। कौन से एरिया के? बुर्दवान एरिया की, ठीक है, ये बंगाल में ही है। और इनकी जो डेथ होती है वो कब होती है? 1941 में। इनकी डेथ कब होती है? 1941 में। तो सिंपल सी बात आपको पता चल गई ना, 2022 में क्या मूवमेंट हो रही है? लॉर्ड कर्जन गेट के सामने इनकी स्टैचू बनवाई जा रही थी महाराजा की और इनकी वाइफ की, ठीक है। ये तो है करंट न्यूज। दूसरा क्या है? महाराजा मेहताब कौन थे? मैंने आपको बताया, बुर्दवान के ये रूलर थे। और इनकी मृत्यु कब होती है? हिज डेथ इन 1941 में इनकी डेथ हो जाती है। हु वॉज कर्जन? ये मैंने आपको बताया वायसराय थे। कब और ये कब आए वायसराय, कब बने, कब तक रहे, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो के। जॉर्ज नेथनियल कर्जन, थोड़ी स्पेलिंग देख लेना। बोर्न इन इंग्लैंड में बोर्न होते हैं ये। वॉज ए ब्रिटिश स्टेटमैन थे ये एंड फॉरेन सेक्रेटरी हु ड्यूरिंग हिज टर्म इन ऑफिस प्लेड ए मेजर रोल इन ब्रिटिश पॉलिसी मेकिंग। और ये क्या थे? फॉरेन सेक्रेटरी थे, ब्रिटिश पॉलिसी बनाते थे भैया। जो भी काम करना है, इंडिया में क्या काम करना है, बाहर कंट्रियों में क्या काम करना है, ब्रिटेन में क्या काम करना है, वो सारी मतलब सारी ये पॉलिसी इनको बनाने में इनका रोल था। ही सक्सीडेड लॉर्ड एल्गिन एंड सर्व्ड एज इंडियाज वायसराय बिटवीन 1899 से 1905 तक ये वायसराय रहते हैं। इनके बाद ही बिकम द यंगेस्ट वायसराय ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ 39 की एज में ये क्या है? वायसराय बनते, यंगेस्ट वायसराय बने इंडिया के। उसके बाद है भैया कर्जन की फॉरेन पॉलिसी क्या थे? ये बस एक ऊपर से देख लो। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी। प्रीडिसेसर्स फर्स्ट ए पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन स्ट्रेंथ सिक्योरिटी ऑफ हिज ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरी इन द नॉर्थ वेस्ट। लॉर्ड कर्जन की अगर पॉलिसी में हम देखें ना, तो वो कुछ ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। जो पीछे से चली आ रही, जो पीछे के वायसराय उन्होंने जो चलाई, उनके लास्ट जो वायसराय उन्होंने जो फॉलो किया, उसी को वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी में कर्जन अनलाइक हिज प्रीडिसेसर्स परस्यूड ए पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन स्ट्रेंथ सिक्योरिटी, इन सब के ऊपर जो पहले से चली आ रही है वही काम ये आगे बढ़ाते हैं। ऑफ द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरी इन द नॉर्थ वेस्ट। जो नॉर्थ वेस्ट में जो ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई की है टेरिटरी, उनको क्या है? स्ट्रेंथ रखना, उनको भी सिक्योरिटी देखना, उनको आगे जो भी टेरिटरी ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने नॉर्थ वेस्ट में कब्जाई हैं, ऑक्यूपाई की हैं, उनको क्या संभाले रखना, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें वो उनको जो पुरानी पॉलिसीज थी उनको फॉरवर्ड करते हैं। अफगान पॉलिसी क्या थी? लॉर्ड कर्जन अफगान पॉलिसी वाज कंडीशनड बाय द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इनकी पॉलिसी थी भैया क्या कंडीशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से ही अपनाते हैं। फियर ऑफ रशियन एक्सपेंशन इन सेंट्रल एशिया एंड पर्शियन गल्फ एरिया में। रशियन एक्सपेंशन का जो डर था सेंट्रल एशिया में, पर्शियन गल्फ एरिया में, ठीक है, तो उसके ऊपर भी ये अपनी जो पॉलिसी है उनको फॉरवर्ड कर रहे थे। देखो इनके ऊपर ना अगर हम सोचें तो अलग से एक वीडियो बन जाएगी पूरा डिटेल में, और काफी बुक्स भी हैं जिसमें बताया गया है लॉर्ड कर्जन की क्या पॉलिसीज थी अफगानिस्तान या और जो एरिया उनको लेके, पर्शिया को लेके, ईरान को लेके, उसमें डिटेल में। लेकिन हम एक रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन में बस मैं आपको थोड़ा सा एक टच दे रहा हूँ। पॉलिसी टुवर्ड पर्शिया, पर्शिया बोले तो ईरान। In order to secure British influence in that region, Lord Curzon personally went to the Persian Gulf area in 1903 and frame measures to protect the British interest there। तो भैया लॉर्ड कर्जन सिक्योर करते हैं क्या है अपना इन्फ्लुएंस, कहाँ पे, कौन से रीजन में? इस रीजन में, ईरान में, और पर्सनली जाते हैं टू द पर्शियन गल्फ एरिया में इन 1903 में एंड टुक फ्रेम मेजर्स लेते हैं टू प्रोटेक्ट कर सके ब्रिटिश इंटरेस्ट हैं वहां पे, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी इंटरेस्ट हैं उनको। रिलेशन विद तिब्बत के साथ में जो आज के टाइम में चाइना ने कब्जा रखा है, इसमें देखो लॉर्ड कर्जन तिब्बत पॉलिसी वाज आल्सो इन्फ्लुएंस बाय फियर ऑफ रशियन इन्फ्लुएंस था। रशियन इन्फ्लुएंस का जो फियर था यहाँ पे बना हुआ था उनको कि भैया कहीं रशिया कब्जा ना ले, अपना जो डोमिनेंस है वो बढ़ा ना ले, कहाँ पे, तिब्बत में, इन दैट रीजन, और उसके बाद कहीं इंडिया के ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर अटैक ना कर दे। इट वाज लॉर्ड कर्जन एफर्ट दैट रिवाइव द ट्रेड रिलेशन, रिवाइव करते हैं लॉर्ड कर्जन बिटवीन the two, under which Tibet agreed to pay a huge indemnity
टू दी ब्रिटिश। तो भैया यहाँ पे क्या लॉर्ड कर्जन हिम्मत करके कि भाई रशिया का इन्फ्लुएंस ना हो, रशिया का डोमिनेंस ना हो तिब्बत में, तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन क्या है उनके साथ में, तिब्बत के साथ में जो ट्रेड है उसको स्टार्ट करने की सोचते हैं कि तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ में अगर ट्रेड होगा तो इनसे हम अपनी बात भी मनवा लेंगे और जो रशियन डोमिनेंस है उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो ये सारी पॉलिसी अपनाई जा रही थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और भी काफी रिफॉर्म्स लेके आए लॉर्ड कर्जन, ठीक है, वेरियस फील्ड में। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट लेके आए 1899 में। इकोनॉमिक में भी इन्होंने काफी रिफॉर्म्स किए। इन 1899 में द ब्रिटिश करेंसी वॉज डिक्लेयर लीगल, टेंडर बना दिया ब्रिटिश करेंसी को इंडिया में। एंड ए पाउंड वॉज डिक्लेयर इक्विवेलेंट टू ₹15, और जो पाउंड था वो ₹15 के इक्विवेलेंट रख दिया, ठीक है। द रेट ऑफ सॉल्ट टैक्स वॉज रिड्यूस, जो साल्ट के ऊपर टैक्स लगता था उसको रिड्यूस कर दिया गया कर्जन के द्वारा, फ्रॉम ₹2.5 पर मंड, मतलब एक मंड में कितना आता था 37 kg, तो उसके ऊपर क्या है जो टैक्स था वो कम कर दिया गया। एंड ₹1.33 पर मन, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स कम कर दिया गया था ये कर्जन की इस इकोनॉमिक पॉलिसीज में। पीपल विद एनुअल इनकम ऑफ मोर देन 500 रुपीज से ज्यादा है अगर किसी की एनुअल इनकम, पेड द टैक्स, वो टैक्स पे करेगा। मोर एवर इनकम टैक्स पेयर ऑल्सो रिसीव्ड रिलैक्सेशन, और जो ज्यादा टैक्स पे करेगा उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। इस तरह की पॉलिसीज क्या अपनाई जा रही थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इस तरह के जो रिफॉर्म्स थे वो लेके आए थे लॉर्ड कर्जन। एग्रीकल्चर में 1904 में क्या द कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट वाज, उसको पास किया गया टू इंड्यूस, इसके ऊपर अलग से कभी वीडियो बना लेंगे अगर कुछ ज्यादा जरूरत पड़ी तो। एक्ट वाज पास्ड टू इंड्यूस द पीपल टू फॉर्म सोसाइटी फॉर द पर्पज ऑफ डिपॉजिट लोन्स। यहाँ पे क्या है जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है एक्ट ये लेके आया गया। इसमें क्या लोग भैया डिपॉजिट कर सकें, लोन्स ले सकें, मेनली टू सेव पीजेंट्स, जो पीजेंट्स है उनको सेव किया जाए, वो लोन्स लेके भैया अपना काम चला लें। फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द मनी लेंडर्स, भैया जो ये मनी लेंडर्स के पास फंस जाते हैं इनसे इनको क्या है थोड़ा सा बचाया जाए, ताकि ये लोन्स लेंगे तो लोन्स की अलग थोड़ी सी उसमें रिलैक्सेशन होता था, लेकिन जो ये मनी लेंडर जो पैसा ये हायर करते थे ना, ये तो क्या इनकी ज़मीनें अड़प जाते थे। हु यूजुअली चार्ज एन एक्सऑर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हैवी चार्ज करते थे, जो इंटरेस्ट रेट था उनके पैसे के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स, हैवी जो ब्याज था वो लेते थे, इंटरेस्ट लेते थे अपने पैसे पे। कौन ये मनी लेंडर। 1900 में क्या पंजाब लैंड एलिनिएशन एक्ट को पास किया गया विद रिस्ट्रिक्टेड द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ द पीजेंट टू मनी लेंडर, कि भैया जो ये पीजेंट की लैंड है ये ट्रांसफर नहीं की जाएगी मनी लेंडर्स को इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ पेमेंट। मतलब क्या पंजाब में ये किया गया कि भैया अगर जो पीजेंट ने अगर कुछ पैसा लिया है मनी लेंडर से और वो नहीं चुका पा रहा है, तो ऐसा नहीं है मनी लेंडर उनकी जमीन को कब्जा लेगा, वो ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को रोका गया कि भैया वो किस्तें जो पैसे की जो मनी लेंडर से ली थी पीजेंट ने, वो टाइम टू टाइम पे नहीं कर पाया, तो इसके लिए ऐसा नहीं है वो मनी लेंडर जाके उनके खेतों में खड़ा हो जाएगा भाई अब ये ज़मीन मेरी, नहीं, वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। इसके लिए एक्ट लेके आ गया पंजाब लैंड एलिनिएशन एक्ट वॉज पास कब 1900 में। रेलवे में भी इन्होंने काफ़ी काम किया। कर्जन डिसाइड टू इम्प्रूव रेलवे फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जाए इंडिया में, ऑल्सो मेक द रेलवे प्रॉफिटेबल टू दी गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिटेबल बनाया जाए रेलवे को। रेलवे लाइन्स वर इंक्रीज, इनको इंक्रीज किया गया। द रेलवे डिपार्टमेंट वॉज अबोलिश्ड एंड द मैनेजमेंट ऑफ द रेलवे वॉज टेकन अवे फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स के हाथों से इसको निकाल लिया गया, अब ये गवर्नमेंट के हाथों में आ गया था। एंड हेडेड ओवर टू रेलवे बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेंबर, जिसमें होंगे रेलवे बोर्ड में जिसमें 3 मेंबर होंगे, ये गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा, ये सारा काम संभालेगा। एजुकेशन के मामले में भी 1901 में क्या किया, कर्जन कोल्ड एन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस एट शिमला में, इन्होंने कॉन्फ्रेंस की शिमला में 1901 में, जो ये एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी ये, विच द यूनिवर्सिटी कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1902 में एक यूनिवर्सिटी कमीशन को अपॉइंट किया गया। द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वॉज पास, द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया 1904 में अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन, इस जो ये कमीशन बनाया था इसके रिकमेंडेशन के ऊपर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज कर्जन रोल इन पार्टीशन ऑफ बंगाल, रोल क्या सारा रोल इनका था। द पार्टीशन ऑफ अनडिवाइडेड बंगाल प्रेसिडेंसी इन 1905 वाज वन ऑफ कर्जन मोस्ट क्रिटिसाइज्ड मूव,
ठीक है, जो ये बंगाल का पार्टीशन किया था ना, ये बहुत क्रिटिसाइज मूव था कर्जन के लिए, बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज किया गया। वॉज ट्रिगर्ड अनस्प्रेड अपोजिशन नॉट ओनली इन बंगाल बट अक्रॉस इंडिया, गेव इम्पिटस टू द फ्रीडम मूवमेंट। अब जो ये लॉर्ड कर्जन ने जो पार्टीशन कर दिया गया था ना, ये प्रेरणा दे रहा था क्या, जो फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी बाहर इंडिया के उसमें भी, और जो इंडिया में चल रही थी उनमें भी, कि भैया अब कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, वरना ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी वाले हमारा और ज्यादा नुकसान कर देंगे। ठीक है, तो वाइड स्प्रेड अपोजिशन नॉट ओनली बंगाल में इनका विरोध नहीं हुआ, पूरे इंडिया में हुआ और इंडिया के बाहर भी हुआ। बंगाल वाज द मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस ऑफ इंडिया, जिसमें मैंने आपको बताया था 7.5 करोड़ के आसपास यहाँ पे जनता थी, विद अराउंड 8 करोड़ पीपल है, वही 7.5 या 8 करोड़ के आसपास यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन रहती थी। इट कंप्राइज द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और उस टाइम पे 1905 मतलब पार्टीशन से पहले जो बंगाल था वो कौन सा था, देखो भैया, वेस्ट बंगाल, बिहार, पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, प्रेजेंट डे बांग्लादेश, ये सारा पूरा बंगाल था। और उस टाइम पे जब डिवाइड किया गया तो वेस्ट और ईस्ट बंगाल के नाम पे इसको डिवाइड किया गया, बंगाल का पार्टीशन हुआ। इन जुलाई 1905 में कर्जन अनाउंस द पार्टीशन ऑफ अनडिवाइडेड बंगाल, प्रेसिडेंसी का इन्होंने अनाउंस कर दिया कि भैया इसका पार्टीशन करेंगे, न्यू प्रोविंस ऑफ ईस्ट बंगाल, और and Assam was announced with a population of 3.1 crore with Muslim Hindu ratio of 3:2। तो यहाँ पे क्या है, ईस्ट और वेस्ट बंगाल को बांट दिया गया है, एक साइड जो एरिया था, ठीक है, उसमें हिंदू मेजोरिटी और एक साइड में क्या है, मुस्लिम मेजोरिटी। द वेस्टर्न बंगाल प्रोविंस वॉज ओवरवेमली हिंदू, और जो वेस्टर्न बंगाल था उसमें थे हिंदू और ईस्टर्न बंगाल में क्या थे, मुस्लिम। और इस पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, द पार्टीशन प्रोवोक्ड ग्रेट रेजिमेंट एंड हॉस्टिलिटी ऑल ओवर इंडिया, भैया दंगे फसाद हो गए, ठीक है, प्रोटेस्ट होने लगी। ऑल सेक्शन ऑफ द कांग्रेस एंड द मॉडरेट एंड द रेडिकल्स अपोजिट, जो भी लीडर्स थे, जो भी सेक्शन थे, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हो या मॉडरेट हो, सब इसका अपोज कर रहे थे। द स्ट्रगल दैट unfolded in the response came to be known as the स्वदेशी मूवमेंट, और स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट चली इस पार्टीशन के अगेंस्ट, was the strongest in बंगाल, बंगाल में सबसे ज्यादा ये मूवमेंट स्ट्रॉन्ग रही, बट विद द echoes elsewhere too in Dialectic and Andhra for instance it was known as the वंदे मातरम मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो ये स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट चली, इसमें सबसे पहले वंदे मातरम जो सॉन्ग है, इसको इस मूवमेंट का मेन सॉन्ग बनाया गया, स्लोगन बनाया गया, और इसी को, इस मूवमेंट को ये भी बोला जाता है क्या, वंदे मातरम मूवमेंट। द प्रोटेस्ट वॉज टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स, और इस प्रोटेस्ट में जो इस पार्टीशन के अगेंस्ट में हो रहा था, इस प्रोटेस्ट में जो ब्रिटिश गुड्स थे उनका बॉयकॉट के लिए मूवमेंट चली। सेप्सली टेक्सटाइल प्रोमोट स्वदेशी गुड्स, और यहाँ पे एक चीज़ की शुरुआत हुई क्या, स्वदेशी गुड्स का यूज़ करना, उनको प्रमोट किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर लेड द मार्चेज एट मैनी प्लेसेस, इन्होंने मार्च किया, एंड कंपोज मैनी पेट्रोटिक सॉन्ग्स, काफ़ी जो सॉन्ग्स थे, जो पेट्रोटिक सॉन्ग्स थे, उनको कंपोज किया। मोस्ट फेमसली अमर सोनार बांग्ला, माई गोल्डन बंगाल, विच इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, और आज के टाइम पे हमारा अमर सोनार बांग्ला क्या है, नेशनल एंथम है बांग्लादेश का। तो ये सारे और भी थे काफ़ी, उसके ऊपर भी अलग से मतलब वीडियो बनाई जा सकती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन एक रिवीजन था, रिवीजन के थ्रू मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना गाइस, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।